क्या डेविल बॉस मार्गरेट से शादी करने के लिए राजी होगा उसी का असिस्टेंट? किस वजह से मार्गरेट को रचानी पड़ी झूठी शादी? हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको 2009 की एक कॉमेडी ड्रामा रोमांस फिल्म द प्रपोजल का रिकैप देने जा रही हूँ। मार्गरेट टेट कोल्डर बुक्स की एडिटर इन चीफ हैं, जो न्यूयॉर्क के सबसे बड़े पब्लिकेशन हाउस में से एक है। एंड्रू पैक्सटन उसका असिस्टेंट है। वो खुद एक एडिटर बनने का सपना देखता है और मार्गरेट को एक मैन्युस्क्रिप्ट देता है जिसे वो वास्तव में पसंद करता है। लेकिन मार्गरेट ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसे यह पसंद नहीं है। मार्गरेट की एक डोमिनियरिंग महिला होने की रेप्यूटेशन है। सभी वर्कर्स उससे डरते हैं और यहाँ तक उसके लिए एक कोड नेम भी है, द विच। उनकी रेप्यूटेशन तब और मजबूत हुई जब उन्होंने वहाँ के टॉप एडिटर में से एक बॉब को नौकरी से निकाल दिया। जब वो उसके खतरनाक रवैये पर चिल्लाता है तो वो उसे उसकी इनकेपेबिलिटी और लेजीनेस को निशान बनाती है। बाद में मार्गरेट को अपने बॉस के ऑफिस में इनवाइट किया जाता है, जहां वो एक पॉपुलर राइटर के साथ सौदा करने पर उसे बधाई देता है। फिर वो कहता है कि उसका इमिग्रेशन डिसीजन वापस आ गया और यह कहता है कि उसे वापस कनाडा भेज दिया जाएगा। वो कहती है कि वो विदेश से काम करेगी, लेकिन वे ऐसा नहीं चाहते, ये कहते हुए कि उन्हें उसे 1 साल के लिए जाने देना होगा, जब तक कि वो कुछ नहीं सोच सकती। तो वो ऐसा ही करती है। जब एंड्रू उसे एक मैसेज देने के लिए आता है तो वो कहती है कि वे दोनों कुछ समय से डेटिंग कर रहे हैं और जल्द ही शादी कर लेंगे। बेचारा एंड्रू डर जाता है और मुश्किल से उसके स्टेटमेंट को कंफर्म कर पाता है। बॉस खुश होता है और उन्हें जल्द से जल्द पूरी बात को लीगल करने के लिए कहता है। जब तक वे नीचे जाते हैं तब तक पूरे ऑफिस को इस बारे में पता चल जाता है। एंड्रू के कोवर्कर्स, जिनके साथ वो मार्गरेट को चिढ़ाने में बहुत समय बिताते हैं, अब विच के चंगुल में फंसने के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं। मार्गरेट अपनी स्थिति की व्याख्या करती है और उसकी सिटीजनशिप की पुष्टि होने के बाद तलाक लेने का वादा करती है, लेकिन एंड्रू इस पूरे विचार के खिलाफ है। मार्गरेट उसे याद दिलाती है कि उसके जाने से बॉब को चीफ एडिटर बनाया जाएगा। वो जितनी जल्दी हो सके एंड्रू को निकाल देगा और फिर एडिटर बनने की जो भी आशा है उसे मार डालेगा। एंड्रू फिर से हैरान और दुविधा में है, इसलिए वे इमिग्रेशन ऑफिस जाते हैं, जहां इंचार्ज व्यक्ति मिस्टर गिल्बर्टसन उनके रिश्ते की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाते हैं। वो एंड्रू से कहता है कि अगर यह पूरी बात एक स्कैम निकली तो मार्गरेट को एक्साइल कर दिया जाएगा, लेकिन एंड्रू पर $250,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और 5 साल की जेल होगी। लेकिन अगर वो अभी इसे स्वीकार करता है तो उसे जाने दिया जाएगा। लेकिन एंड्रू कबूल नहीं करता है। मिस्टर गिल्बर्टसन का कहना है कि सोमवार को उनका अलग से इंटरव्यू होगा और उनकी कहानियों को मिलना चाहिए। वे एक्सीडेंटली रिवील करते हैं कि एंड्रू की दादी का जन्मदिन शनिवार को आ रहा है और वो और मार्गरेट अपने होम टाउन जा रहे होंगे। बाहर एंड्रू कहता है कि उसे एडिटर की पोजीशन पर प्रमोट किया जाए अगर वो ये नाटक कंटिन्यू रखना चाहती है। हिचकिचाहट के बावजूद वो आखिरकार इसके लिए सहमत हो जाती है। फिर वो उसे ठीक से प्रपोज करने के लिए कहता है। उसके लिए वो गली के ठीक बीचों बीच घुटनों के बल बैठ जाती है और प्रपोज करती है। वो स्वीकार करता है और चला जाता है अपने होम टाउन सिटका, अलास्का के लिए अपनी उड़ान पर। वो कहता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है, उसका असिस्टेंट और सब कुछ बनने के बाद। हालांकि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती। वे सिटका में उतरते हैं, जहां एंड्रू की माँ ग्रेस पैक्सटन और उनकी दादी एनी उन्हें रिसीव करते हैं। जैसे ही वे शहर में जाते हैं, मार्गरेट ने नोटिस किया कि वहाँ के अधिकांश स्टोरों में पैक्सटन नाम है, जिससे पता चलता है कि एंड्रू वास्तव में बहुत अमीर है। यहाँ तक उनकी सीसाइड हवेली भी शानदार है। मार्गरेट को इस देहाती जीवन शैली से परेशानी होने लगती है और यहाँ तक अपनी नाव तक कुछ सीढ़ियाँ उतरने के लिए भी उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड्रू नाराज हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उनके माता पिता ने अपने सभी दोस्तों और परिवार को उनका स्वागत करने के लिए इनवाइट किया है। 3 साल बाद उसे देखकर उसकी माँ खुश है। पार्टी में उनके पिता जो जोड़े को बधाई देते हैं। एंड्रू अपने पिता से थोड़ा डरा हुआ है। यह क्लियर है कि दोनों के बीच हेल्दी रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है। वो उसे एक तरफ ले जाता है और पूछता है कि एंड्रू अपनी नास्टी स्ट्रिक्ट बॉस को क्यों डेट कर रहा है। तो एंड्रू ने खुलासा किया कि वे शादी करने जा रहे हैं। इसका ऐलान उन्होंने पूरी पार्टी के सामने किया। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड गर्ट्रूड भी वहाँ है और उन्हें बधाई देती हैं। वे उन्हें यह बताने के लिए कहती है कि उनकी सगाई कैसे हुई। मार्गरेट कहानी का एक बहुत ही फ्लैशी वर्जन बताती है, जहां वो इस बात पर ध्यान फोकस करती है कि एंड्रू कितना सेंसिटिव और प्यारा था।
एंड्रू इससे अपमानित होता है और अपने वर्जन में डालता है जहां वो मैस्कुलिन और स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद पूरा ग्रुप उन्हें किस करने के लिए कहता है। वे पहले अजीब तरह से किस करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा प्रॉपर्ली किस करते हैं। उस शाम उन दोनों को सिंगल बेडरूम दिया जाता है। ग्रेस और दादी एनी के चले जाने के बाद एंड्रू फर्श पर सो जाता है। अगली सुबह एंड्रू मार्गरेट को सूचित करने जाता है कि उसकी माँ उसे अन्य महिलाओं के साथ बाहर ले जाएगी। फिर वो अपने माता पिता के लिए एक शो करने के लिए उसे गले लगाता है। फिर वो अपने पिता के पास जाता है जो तट पर गोल्फ खेल रहा है। वो एंड्रू को सिट कर वापस आने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। एंड्रू नाराज है कि उसके पिता इस टॉपिक को फिर से लाते हैं। उसने यह कहते हुए मना देता है कि काश उसके पिता का एक और बेटा होता जो उनके साथ वहीं रुक जाता। कहीं और मार्गरेट खुद को अन्य महिलाओं के साथ एक स्ट्रिप क्लब में पाती है। रमोन, शहर का पसंदीदा पुरुष स्ट्रिपर, उनके लिए एक भव्य शो पेश करता है। महिलाओं ने मार्गरेट के सिर पर वेल डाला और उसे मंच पर भेज दिया जहां रमोन उसकी सेवा करती है। इस पूरी बात से स्कैंडलाइज्ड होकर वो कुछ ताजी हवा के लिए बाहर जाती है। गर्ट्रूड उससे बात करने के लिए बाहर आती है। वो मार्गरेट को एक टचिंग कहानी देती है कि कैसे एंड्रू ने उसे कई साल पहले प्रपोज किया था लेकिन वो सिटकट छोड़ना चाहता था जबकि वो वही रहना चाहती थी, इसलिए उनका ब्रेकअप हो गया था। बाद में जैसे ही महिलाएं घर लौटती हैं वे एंड्रू को गुस्से में कनू को खोखला करते हुए देखती हैं। ग्रेस जानती है कि यह उसकी फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है और जो के पास जाती है। वो एंड्रू पर पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उस पर चिल्लाती है। इससे उनका पुत्र उनसे पहले से कहीं अधिक दूर भागेगा। वो मांग करती है कि वो इसे ठीक करे। मार्गरेट स्नान करने के लिए जाती है और एंड्रू को अंदर आते नहीं सुनती है। एंड्रू ने ईयरफोन पहने हुए हैं इसलिए वो उसे भी नहीं सुनता है। काटने से उसे पसीना आता है और वो अपने सारे कपड़े उतार देता है। मार्गरेट उसी समय नेकड बाहर आती है और एंड्रू को मारती है। उनके नेकड शरीर उलझ जाते हैं और वे फ्रस्ट्रेशन में एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। अंत में उन्हें तौलिए मिलते हैं जिनसे वे खुद को ढक लेते हैं। उस रात मार्गरेट एंड्रू से अपने पिता के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, लेकिन एंड्रू उसके बारे में बात नहीं करना चाहता और इस टॉपिक को बंद कर देता है। इसलिए वो अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताना शुरू कर देती है जो वो नहीं जानता था। उसकी डीपेस्ट लाइक्स और डिसलाइक्स। उसे उसके रहस्यों का खुलासा करते हुए वो डरते हुए रिवील करता है कि वो भी सोचता है कि वो सुंदर है। फिर वे सोने के लिए उसका पसंदीदा गाना गाते हैं। अगली सुबह मार्गरेट जल्दी उठती है और मेकअप लगाती है। हालांकि ग्रेस दरवाजे पर दस्तक देती है, इसलिए वो एंड्रू को जगाती है और वे जल्दी से बिस्तर पर लेट जाता है। ग्रेस उनके लिए नाश्ता लाती है, जो भी आता है और कहता है कि वे चाहते हैं कि एंड्रू और मार्गरेट कल शादी कर लें, दादी एनी के जन्मदिन पर। दादी एनी इस पूरी बात को लेकर काफी उत्साहित हैं, तो एंड्रू और मार्गरेट इसे स्वीकार करते हैं। उनके जाने के बाद एंड्रू ने खुलासा किया कि वो अपने परिवार को पता लगाने के बारे में चिंतित है। यह वास्तव में उन्हें अलग कर देगा और दादी एनी को दिल का दौरा पड़ेगा। लेकिन मार्गरेट उसे शांत करने में सफल हो जाती है और उसकी मसल्स की मालिश करने लगती है। जब उसे पता चलता है कि वो क्या कर रही है तो वो जल्दी से नाश्ता करने के लिए उठ जाती है। अब एंड्रू की बारी उसके फिगर को देखने की। बाद में वे कुछ सामान खरीदने के लिए शहर जाते हैं। जैसे ही मार्गरेट एक कंप्यूटर खोजने और अपने कुछ काम से कैच अप करने का अवसर लेती है, एंड्रू गर्ट्रूड से बात करने जाता है। मार्गरेट विशफुली दोनों को देखती है। बाद में दादी एनी और ग्रेस मार्गरेट को एक दुल्हन की दुकान पर ले जाती हैं। वहाँ वे उसे एक पोशाक पाते हैं जो दादी एनी ने उसकी शादी में पहनी थी। दादी एनी उसे एक लॉकेट भी देती हैं जो उनके परिवार में 150 वर्षों से है। मार्गरेट बेहद इमोशनल हो जाती है। उसके हो जाने के बाद वो एंड्रू की पारिवारिक नाव को हाईजैक कर लेती है और उसे समुद्र में ले जाती है। वहाँ वो सुबह से एंड्रू की चिंता को दर्शाती है, यह कहते हुए कि वे इस घोटाले से उसके परिवार को चोट पहुंचाने जा रहे हैं। उसने महसूस किया है कि वो कभी भी एक उचित परिवार के साथ बड़ी नहीं हुई, लेकिन एंड्रू प्यार से घिरा हुआ है और वो उसे बर्बाद नहीं करना चाहती है। एंड्रू लगभग नाव को क्रैश कर देता है, लेकिन समय पर उसे घुमा देता है। हालांकि मार्गरेट पानी में गिर जाती है। एंड्रू जल्दी से उसे बचाता है और उसे एक कंबल में लपेटता है, जबकि उसे गर्मी देने के लिए गले लगाता है। वापस अपने घर पर, जो उन्हें एक बान में ले जाता है जहां मिस्टर गिल्बर्टसन उन पर जांच करने के लिए पहुंचे हैं। उनका कहना है कि एंड्रू के पास अभी भी कबूल करने का मौका है।
लेकिन एंड्रू अपने प्यार पर अडिग है और वहाँ से चला जाता है। उसके पिता को उम्मीद थी कि एंड्रू इसे एंड कर देगा और वो निराश है। उनकी शादी अगले दिन होती है। दादी एनी मार्गरेट को आयल से नीचे ले जाती है। जैसे ही रमोन शादी को अंजाम देना शुरू करता है, मार्गरेट उसे रोक देती है। वो सभी परिवार और दोस्तों के पास जाती है और स्वीकार करती है कि डिपोर्ट होने से बचने के लिए वो ऐसा कर रही है। वो कहती है कि उसने एंड्रू को इसके लिए मजबूर किया और सारा दोष खुद लेती है। वो कहती है कि एंड्रू का एक सुंदर परिवार है और वो उसके रास्ते में नहीं आना चाहती। मार्गरेट ऑल्टर से निकलते ही मिस्टर गिल्बर्टसन स्मगली मुस्कुराते हैं। चीजें केओटिक हो जाती है। एंड्रू उसके पीछे उनके कमरे में चला जाता है। हालांकि मार्गरेट पहले ही जा चुकी हैं। एंड्रू जो मैन्यूस्क्रिप्ट उसके पास लाया था, उस पर उसने है कि उन्हें एक अच्छी किताब मिली है और उसे जल्द ही एडिटर बनाया जाएगा। गर्ट्रूड अंदर आती है और वो अपना गुस्सा निकालती है। वो उसे शांत करती है और उसे उसके पीछे जाने के लिए कहती है। बाहर पिता पुत्र में कहासुनी हो जाती है। यह देख दादी एनी को हार्ट अटैक आ जाता है। वे जल्दी से उसे एक प्लेन पर ले जाते हैं। वहाँ वो जो से वादा करती है कि वो अपने बेटे को पारिवारिक व्यवसाय में कभी भी दबाव नहीं डालेगा। वो फिर एंड्रू से वादा लेती है कि वो परिवार के करीब रहने का प्रयास करेगा। और फिर वह सभी तेजी से और स्वस्थ जागती है। जो और एंड्रू दादी एनी के नकली दिल के दौरे के प्रदर्शन पर आए रोल करते हैं। वो उन्हें यह कहते हुए डांटती है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे पिता और पुत्र का झगड़ा बंद हो सकता था। फिर वो पायलट को लोकल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने का आदेश देती है। मिस्टर गिल्बर्टसन अभी भी स्मग हैं जब वो मार्गरेट को वापस न्यूयॉर्क ले जा रहे हैं। एंड्रू आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि प्लेन उसी समय उड़ान भरता है। ग्रेस और दादी एनी का कहना है कि मार्गरेट एंड्रू से प्यार करती थी क्योंकि उसके प्यार ने उसे इस तरह छोड़ने के लिए प्रेरित किया जिससे वो उसके बंधन से मुक्त हो गया। जो भी एंड्रू के पास आता है और उस पर बहुत सख्त होने के लिए उससे माफी मांगता है। न्यूयॉर्क में वापस मार्गरेट कंपनी छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो अभी भी अपनी रेप्यूटेशन रखती है और लोग उसकी नजरों में आने से भी डरते हैं। कोई उसकी मदद नहीं करता। एंड्रू तभी आता है, हौंफता है वहाँ दौड़ने के बाद। उसका कहना है कि वो 3 दिन पहले उससे नफरत करता था। वो चाहता था कि कोई कैब उसे टक्कर मार दे या उसे जहर मिल जाए। लेकिन अब अलास्का में उनके वीकेंड के बाद चीजें बदल गई हैं। उनके पहले फेक किस के बाद से उनकी देर रात की बॉन्डिंग तक वो उसके बारे में अलग तरह से महसूस करने लगा है। फिर वो उससे शादी करने के लिए कहता है ताकि वे डेटिंग जारी रख सकें। मार्गरेट का कहना है कि वो एक टेरिबल गर्लफ्रेंड और पत्नी बनेगी क्योंकि उसके आसपास रहना मुश्किल है। एंड्रू का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे किस करने के लिए कदम बढ़ाता है। वो उसे वापस किस करती है। बाद में वे इमिग्रेशन ऑफिस में वापस चले जाते हैं जहां मिस्टर गिल्बर्टसन को उनके रिश्ते की ऑथेंटिसिटी पर संदेह होता है। वो उनसे अलग से उनके रिश्ते के बारे में सवाल पूछने लगता है। एंड्रू और मार्गरेट हिलेरियसली रॉन्ग आंसर्स देते हैं, यह दिखाते हुए कि वे एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, फिर भी उन्हें एक दूसरे को जानने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। दी एंड। वाओ, ऐसे भी 3 दिनों में प्यार होता है क्या? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।